और कोशिश करें कि आपने और जो आपका जो अब नेक्स्ट लेक्चर अब इससे आगे है वहाँ पे आप पूरी अटेंटिव होके बैठेंगे और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है बेटा ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, और वैसे भी अगर आप इन फ्यूचर जब जाएंगे बहुत सारे टेस्ट में आप जब अपेयर होंगे तो आपके सामने ये नोटेशंस आएंगी, ताकि आप वहाँ पे इन नोटेशंस को देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपको आपको अगर आप लेक्चर केयरफुली सुनेंगे तो आप इन इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे कि आपने कहाँ पे क्या नोटेशंस यूज़ करनी है और बेसिकली वो नोटेशंस आपको क्या बता रही है। तो सबसे पहले मैं बेटा इनकी फॉर्मल डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने क्या नोटेशंस जो है वो इनके साथ यूज़ करनी है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हमारे पास बिग ओ की। तो ये सामने आपके मैथ की फॉर्म में उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, जो तुम्हें लास्ट टाइम ऐसा क्लास में भी आपको समझा के आया था। लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क देख रहा था आप लोगों के चेहरों के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप दोबारा से आपको ये टॉपिक समझाऊं और आप इसको क्लियरली इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा बेटा, मैं ये डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एन है। ये लिखा हुआ क्या है ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एन। ये एफ ऑफ एन कौन सा फंक्शन है? ये हमारी कॉस्ट का फंक्शन है। वैसे नॉर्मली हम इस फंक्शन को एफ ऑफ एन की बजाय टी ऑफ एन के साथ यूज करते हैं, बट जब हम फॉर्मली मैथ में इसको डिफाइन करते हैं तो फिर हम यहाँ पे टी ऑफ एन यूज नहीं करते, फिर हम इसको एफ ऑफ एन यूज करते हैं। लेट्स से बेटा हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक सी और एक एन नॉट। एन नॉट क्या है ये मैं आपको अभी ग्रोथ रेट ऑर्डर में बता के आया हूँ। एन नॉट वो एन की वो वैल्यू है जिस वैल्यू के बाद कांस्टेंट का इम्पैक्ट जो है वो समझने खत्म हो जाता है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी ये एक आखिरी वैल्यू होती है, और उसके बाद आप एन की वैल्यू जितनी मर्जी इंक्रीज करते जाएंगे वो वैल्यू जो है वो आपका जो जिसका ग्रोथ रेट ऑर्डर वर्स्ट होगा वही हमेशा ग्रेटर रहेगा, चाहे उसके साथ जो भी कांस्टेंट है। तो बेटा आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एन, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि उसके अंदर एक कांस्टेंट सी है और एक उसका कांस्टेंट एन नॉट है, और वो इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। यानी आपका जो एफ ऑफ एन होगा दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपका एन नॉट, उसके बाद आपके पास एन की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनके ऊपर ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड होगी। तो अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड इस तरह से हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे जो भी जी ऑफ एन लिया है आप उसको बिग ओ की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपका ये जो एफ ऑफ एन है ये बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है। जी ऑफ एन आपने खुद फाइंड करना होता है और आपने सी भी खुद फाइंड करना होता है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखें, आप कब एफ ऑफ एन को बिग ऑफ जी ऑफ एन, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो एफ ऑफ एन है वो बिलोंग करेगा ओ जी ऑफ एन के साथ, जब आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लेंगे। ये बेटा उसकी अगेन डायग्राम की फॉर्म में बताया गया आपको। ये देखें, हो सकता है कि इनिशियली एन की कुछ वैल्यूज के ऊपर हमारा जो सी जी ऑफ एन है या जो ग्रोथ रेट फंक्शन है हमारा वो कभी बिलो परफॉर्म कर रहा है कभी हायर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एन नॉट की उस स्पेसिफिक वैल्यू के बाद हमारा सी जी ऑफ एन जब हम उसको बिग ओ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा वो ग्रेटर रहता है, कभी भी एफ ऑफ एन से बिलो नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी एन की वो वाली वैल्यू जो एन नॉट से ग्रेटर है। अगर आप एन की वैल्यूज को यहाँ से रीड करना सपोज करें तो यहाँ तक एन नॉट जो है वो रैंडमली बिहेव कर रहा है।
यानी कभी वो कॉस्ट कांस्टेंट की वजह से नीचे आ रही है, कभी ज़्यादा जा रही है। लेकिन एन नॉट की इस वैल्यू के बाद कभी भी एफ ऑफ एन की कॉस्ट जो है वो सी जी ऑफ एन से ज़्यादा नहीं जाती। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, यानी आप बेसिकली यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, आप इससे आगे वाली वैल्यूज को सपोज कर रहे हैं। यानी आप जब इसके आगे वाली एन की वैल्यू को सपोज करेंगे तो वहां पे आपका सी जी ऑफ एन हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए आपका एफ ऑफ एन। और अगर आपने एन नॉट की वो वाली वैल्यू फाइंड कर ली, और अगर आपने इसके अंदर सी वैल्यू फाइंड कर ली, तो फिर आप उसके लिए जो भी जी ऑफ एन डिफाइन कर देंगे वो आप उसको बिग ओ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ ये और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ की बजाय पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ और वहाँ पे हम एक एफ ऑफ एन और इसी तरह हम उसके लिए ग्रोथ का जो फंक्शन है उसको देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कब हम उसके साथ जी ऑफ एन जो है वो राइट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, हमें ये पता है कि जब भी हम ग्रोथ रेट ऑर्डर फाइंड करते हैं तो हम हमेशा इन्हीं में से कोई एक नोटेशन यूज करते हैं या इनका मल्टीपल कोई हमारे पास आ सकती है। अब सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एन है और वो फंक्शन है मेरे पास 3n प्लस 4, और मैंने इस एफ ऑफ एन के लिए मैंने फाइंड करना है कि ये एफ ऑफ एन जो है, अगर मैंने इसके लिए फाइंड करना है बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। यानी मुझे ये देखना है कि मेरा ये जो एफ ऑफ एन है इसका जो ग्रोथ रेट का फंक्शन है वो बिग ओ की फॉर्म में कौन सा है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि बिग ओ का क्या मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है कि there is a positive constant, there exists a positive constant c and n not such that f of n is less than or equal to c g of n। अगर कोई फंक्शन जो है ये लेस इक्वल है, सॉरी जब हम बिग ओ की बात करते हैं तो ये लेस इक्वल हो जाता है। अगर कोई फंक्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, यानी हम यहाँ पे एक ऐसा जी ऑफ एन लिखें और ऐसी सी की वैल्यू लिखें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो फिर यहाँ पे हमने जो भी जी ऑफ एन राइट किया, जो फाइंड किया, हम उसको बिग ओ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारा ये जो एफ ऑफ एन है वो उसका ग्रोथ रेट का फंक्शन होगा। अब एफ ऑफ एन की वैल्यू तो मुझे पता है, एफ ऑफ एन की वैल्यू मुझे पता है कि वो क्या है बेटा, वो है 3n प्लस 4। और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सी एंड जी ऑफ एन, यानी मुझे यहाँ पे अपना ग्रोथ रेट का फंक्शन डिफाइन करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये जो बेटा मैं ये जो फाइंड करूंगा ये कोई मल्टीपल इक्वेशंस नहीं होगी, बल्कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक टर्म राइट करनी है, एक ऐसी टर्म राइट करनी है जो कि बेसिकली इस वाली साइड से हमेशा ग्रेटर रहे
उन तमाम n की वैल्यूज के ऊपर मुझे उसके लिए n नॉट की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि कौन सी n नॉट की वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। उसके बाद चाहे आप n की जितनी मर्जी वैल्यूज बढ़ाते जाएं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12n। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने c की वैल्यू क्या डिफाइन किया 12 और g ऑफ n की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन किया बेटा n। मैंने ये कहा है कि आप n की वैल्यू फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 या फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, यानी आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे उसके ऊपर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड करेगी। अगर आप देखें तो क्या मैंने ये बात ठीक लिखी है? ये 12n मैंने खुद से लिखा है, यानी मैंने खुद से एक टर्म सपोज किया है, मैंने उसमें एक c सपोज कर लिया और एक g ऑफ n सपोज कर लिया और फिर मैंने ये n नॉट बताया एक्चुअली में कि n नॉट क्योंकि लेस देन n होता है तो n नॉट कहीं इसके प्रीवियसली -1 -2 -3 है, उसके ऊपर ये फंक्शन डिफरेंटली बिहेव कर सकता है। लेकिन n की तमाम वैल्यूज जो 0 से ग्रेटर है उनके ऊपर मेरा फंक्शन ये हमेशा प्रूव करेगा कि यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, जो मेरे पास बेटा राइट हैंड साइड है, इट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप देखें तो यस मैंने बात ठीक लिखी है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू पहली वैल्यू सपोज करें तो n की पहली वैल्यू 1 बनेगी। जब आप यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगी, वो 7 बनेगी और राइट हैंड साइड आपके पास बेटा क्या बनेगी, वो 10 बनेगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप 2 सपोज करेंगे तो आपके पास ये साइड 10 बनेगी और वो वाली साइड आपकी 12 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 24 बन जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 सपोज करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड 30 बन जाएगी और ये वाली साइड आपकी हमेशा बेटा क्या बनेगी, आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बनेगी। दैट्स मीन कि मेरे पास आप कोई भी वैल्यू सपोज करते हैं यहाँ पे, और जब यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 12 बनेगा। दैट्स मीन कि मैंने ये बात ठीक लिखी है। अच्छा, अगर इस सी जी ऑफ एन के ऊपर मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा ये जो एफ ऑफ एन है इट्स इक्वल टू, मैं यानी बिग ओ की नोटेशन यूज कर सकता हूँ। और मैंने जी ऑफ एन क्या फाइंड किया बेटा, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जी ऑफ एन की जगह यहाँ पे क्या लिखा है एन, तो मैं यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन लिख सकता हूँ और ये बात ठीक होगी। यानी बेसिकली बिग ओ जो है मेरा वो, यानी इस मेरे जो कॉस्ट फाइंड किया इस एफ ऑफ एन का जो ग्रोथ रेट है वो एन है, तो मैं इसके साथ बिग ओ ऑफ एन यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पे 12 एन यूज किया है, मैं यहाँ क्या यहाँ पे 12 एन नहीं यूज कर सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स से 12 की जगह यहाँ पे मैं 100 भी लिख देता तो भी ठीक होता, मैं यहाँ पे 1000 लिख दूँ तो भी ठीक है। लेकिन अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दूँ तब भी ये बात ठीक रहेगी, क्योंकि हमने इसको ग्रेटर ही बनाना है ना, तो हम इसको किसी भी फॉर्म में ग्रेटर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ अब 100 लिख दूँ तो बेटा अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब मेरा जो जी ऑफ एन है वो एन, जो सी है वो 100 है और जी ऑफ एन मेरा एन स्क्वायर है। तो यानी अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एफ ऑफ एन जो है ये इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर भी है। यस, ठीक है ये बात भी, क्योंकि ये वाली साइड अभी भी ग्रेटर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बेटा एन स्क्वायर की जगह मैं एन क्यूब कर दूं तब भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड करेगी, ये वाली साइड हमेशा जो है वो ग्रेटर रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन, ये वाला जो मेरा एफ ऑफ एन है 3n+4, ये मेरी ये बात भी ठीक है कि बेसिकली एन क्यूब यानी मैं इसके लिए जी ऑफ एन ये भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये अपर बाउंड है, जब मैं किसी की का ग्रोथ रेट फंक्शन बिग ओ के साथ डिफाइन करता हूं तो दैट मीन या तो ये वही है या इससे आगे कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है अगर आप इस एफ ऑफ एन को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये एक बेटा लीनियर फंक्शन बनता है। यानी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाईली इंपैक्ट क्या है, 3n का है, 3n में अगर आप कांस्टेंट को इग्नोर कर दें तो आपका n बनता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम बेसिकली यहां से लेके
हम बेसिकली यहाँ से लेके इस एफ ऑफ एन के लिए यहाँ तक अगर हम किसी भी टर्म के साथ हम बिग ओ राइट कर दें इस एफ ऑफ एन के लिए, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट नहीं होगी। यानी देखें एग्जैक्टली फंक्शन जो है वो लीनियर है, और अगर आप इसका अपर बाउंड डिफाइन करना चाहेंगे तो आप यहाँ में से किसी भी एक के साथ आप अगर इस एफ ऑफ एन के लिए अगर आप कोई भी यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन डिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल इस एफ ऑफ एन के लिए मैं कहता हूँ इसका जो एफ ऑफ एन है वो इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन की पावर 4 है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि डेफिनेटली ये भी इसका अपर बाउंड ही है। लेकिन एक्चुअली में हमें ये वैलिड तो सारी हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या लिखना चाहिए, एक्चुअली में हमें क्या फाइंड करना होता है या क्या लिखना एग्जैक्टली वैलिड होगा, वो होता है बेटा क्लोज टू। हम बहुत ही क्लोज टू जो होता है उसका बिल्कुल क्लोज वाला होता है, हम उसको फाइंड करते हैं। अच्छा, क्लोज टू फाइंड करने का क्या प्रोसीजर है बेटा? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो फंक्शन था बेसिकली एफ ऑफ, जिसमें मैंने एफ ऑफ एन क्या डिफाइन किया हुआ था 3n+4। अगर मैंने इसका बिल्कुल क्लोज टू फाइंड करना है तो इसका क्लोज टू आप कैसे फाइंड करेंगे? यानी आपने एग्जैक्टली वो टर्म, वो लास्ट टर्म फाइंड करनी है जिसके बाद ये कभी भी उससे ग्रेटर नहीं होगा, उसके बाद अगर उससे आप नीचे वाली कोई टर्म लिखेंगे तो वो इससे स्मॉलर बन जाएगी। वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? आप यहाँ पे भी 3n लिख लें और फिर यहाँ पे भी +4n, यानी जो हाईली टर्म है आप वही सारे कांस्टेंट के साथ अटैच कर दें। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 3n+4 लेस देन एंड इक्वल टू आपके पास ये बनेगा 7n, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 7n, यानी आपका g ऑफ n जो है वो n है और c आपका 7 है। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि अगर आप कहें कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसके ऊपर ये ट्रू होती है, ऑल n ग्रेटर देन 0। अगर आप इस 7 को और कम कर दें, यानी 7 की अगर आप 6 लिख देंगे तो ये वाली इक्वेशन अब फॉल्स हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे 7 रखें लेकिन यहाँ पे अगर आप n को रिड्यूस कर दें, यानी n को रिड्यूस करें क्या मुराद है कि आप यहाँ पे n log ऑफ n की जगह आप log n लिख दें, आप प्रीवियस वाली टर्म उठा लें, तो अब भी ये इसको बेटा प्रूफ नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, यानी ये वो c है जो एग्जैक्टली मैप करेगा। अगर आप c की वैल्यू इससे रिड्यूस करेंगे तो ये इक्वेशन फॉल्स होती है। इसी तरह ये वो n है जो एग्जैक्टली मैप करेगा। अगर आप n की वैल्यू और इससे रिड्यूस करेंगे तो आप कभी भी इस इक्वेशन को, जो आपके पास ये जो सी जी ऑफ n वाली इक्वेशन है, कभी भी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ n है इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ n। हमने क्या फाइंड किया बेटा? n फाइंड किया, तो एफ ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n। अच्छा, क्या इस फंक्शन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ लॉग एन? ये बेटा कभी भी इसका ग्रोथ रेट का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक बड़ा कांस्टेंट बेशक सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे 7 की जगह मैं यहाँ पे 100 लॉग ऑफ एन लिख देता हूँ। अब तो ये बात वैलिड है, ये बात क्योंकि कांस्टेंट एक हद तक इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अब जब मैं इसके लिए कोई n डिफाइन करूंगा तो वो n मेरा क्या होना चाहिए? n नॉट से ग्रेटर होना चाहिए, यानी वो वाली वैल्यू जिसके बाद ये फंक्शन हमेशा उससे ग्रेटर है। तो मैं कभी भी कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकूंगा। ये कांस्टेंट का इम्पैक्ट n की कुछ रैंडम वैल्यूज के ऊपर तो इम्पैक्ट करेगा, बेशक आप यहाँ पे 1000 10,000 लगा लें, लेकिन आप कभी भी इसके लिए अब आप, क्योंकि log n ग्रोथ रेट हमेशा छोटा है, इधर फंक्शन आपका 3n यानी लीनियर है, उधर log n आपने यूज कर लिया है, तो अगर आप इसके साथ log n यूज करेंगे तो ये आपने गलत यूज कर लिया। इस एफ ऑफ एन के लिए इसका बिग गो कभी भी log n नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो log n हमेशा इस n के प्रीवियस एग्जिस्ट करता है। प्रीटी मच श्योर कि अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हम बिग गो में अपर बाउंड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब मैं बिग गो का टर्म यूज करता हूँ तो दैट मीन या तो वही कॉस्ट है या उससे कहीं आगे एग्जिस्ट करती है। तो देखें मैंने ओ ऑफ एन लिखा, ठीक है, कॉस्ट वही है, एन स्क्वायर लिखा तो भी ठीक है, कॉस्ट उससे आगे एग्जिस्ट कर रही है, एन क्यूब ये भी अपर बाउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वापिस चलते हैं बेटा हम स्लाइड के ऊपर, और मैं आगे वाली स्लाइड अब आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ, क्योंकि आगे वाली स्लाइड्स में अब हमारे पास सेम वही चीज़ें आएंगी, लेकिन बस ये चेंज होती रहेंगी, जस्ट हमारे पास जो है ना सैम्बल्स चेंज होते रहेंगे कुछ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रूफ करने को कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि ये 2 ऑफ n यानी ये f ऑफ n है, उसका जो ग्रोथ रेट का फंक्शन है वो n क्यूब है, या क्या आप 2 ऑफ n स्क्वायर के साथ बिग O ऑफ n स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? तो
अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने एक सी फाइंड करना है और आपने एक जी ऑफ एन। जी ऑफ एन आपको दे दिया गया है, आपने यहाँ पे सी और एन नॉट फाइंड करना होगा। जैसे कि देखें एफ ऑफ एन आपका 2 ऑफ एन स्क्वायर है और जी ऑफ एन आपका क्या है बेटा यहाँ पे एन क्यूब। देखें खुद ही जी ऑफ एन दे दिया। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये एफ ऑफ एन इस जी ऑफ एन से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो आपको पता है कि आपको इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा। आपको सी और एन नॉट ऐसे फाइंड करने होंगे जिनके ऊपर आपका ये जो सी जी ऑफ एन है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे एफ ऑफ एन के साथ। तो देखें ये 2n स्क्वायर तो हमें गिवन था और सी गिवन नहीं था, लेकिन जी ऑफ एन हमें गिवन था। तो जी ऑफ एन हमने क्या सपोज कर लिया, हमने एन क्यूब फाइंड कर लिया। अब हमने बताना है कि क्या हम एक ऐसा सी और ऐसा एन नॉट डिफाइन कर सकते हैं जिसके बाद ये वाली साइड हमेशा जिसके बाद ये वाली साइड हमेशा इस साइड से ग्रेटर रहे। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप सी की वैल्यू 1 सपोज करें और एन नॉट की वैल्यू 2 सपोज करें, यानी एन नॉट की वैल्यू 2 सपोज करने से क्या मुराद है, अब आपने यहाँ पे एन की तमाम वैल्यू इससे आगे सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपकी ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। दैट मीन कि ये बात ठीक लिखी हुई है कि 2n स्क्वायर इज इक्वल, ये जो आपका एफ ऑफ एन है ये बिलोंग टू करता है बिग ऑफ एन क्यूब फॉर c इज इक्वल टू 1 एंड नॉट इज इक्वल टू 2। अगर आप देखें c अगर आप यहाँ पे 1 सपोज करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आपने यहाँ n की जगह क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपने हमेशा 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपने 2 से आगे वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो 2 से आगे वाली पहली वैल्यू 3 आती है। तो अगर आप देखें 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपके पास 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। दैट मीन कंडीशन ट्रू होगी हमारी। अब आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएं, आप 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएं, ये वाली कंडीशन हमेशा आपके पास आपको ट्रू मिलेगी। लेकिन अगर आप n नॉट से पीछे वाली कोई वैल्यू यहाँ पे सपोज करें n की, या अगर आप c की कोई स्मॉलर वैल्यू सपोज करेंगे, लाइक c की स्मॉलर वैल्यू से मुराद क्या है, अगर आप 0 -1 सपोज करेंगे तो फिर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात ठीक लिखी है। सिमिलरली बेटा यहाँ से आपसे पूछा गया कि आप प्रूफ करके दिखाएं कि क्या ये अगर कोई फंक्शन जो कि एन स्क्वायर की फॉर्म में है तो क्या वो बिलोंग करेगा बिग ऑफ एन स्क्वायर के साथ। तो आपने बताना है कि ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड व्हाट वैल्यू ऑफ एन नॉट ये फंक्शन जो है ये मेरा प्रूफ कर देगा। आपने वो वैल्यू बतानी है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास बिग ओमेगा है। अच्छा बिग ओमेगा और बिग ओ में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जैसे बिग ओमेगा में हमारा जो एफ ऑफ एन था वो बिलो देन एंड इक्वल देन था सी जी ऑफ एन से, बट यहाँ पे उलट हो गया। बिग ओमेगा चूंकि लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन होगा या तो वो वही होगा इक्वल टू की फॉर्म में होगा, या फिर उस जो उसका ग्रोथ रेट होगी वो हमेशा उसकी लोअर साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और यहाँ पे भी सेम अगर हम वही प्रूफ कर दें तो फिर हम वहाँ पे जो टर्म यूज कर सकते हैं वहाँ पे फिर वो हम ओमेगा ऑफ जी एन यूज कर सकते हैं। अब मैं वापस व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ ताकि हम उसी एग्जाम्पल के ऊपर देख लें। अब सपोज करें मेरे पास फंक्शन बिल्कुल वही है, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें रेज कर देता हूँ। अगेन बेटा मैं सपोज करता हूँ मेरा एफ ऑफ एन जो है वो वही है और मैंने अब इसको प्रूफ करना है कि कब ये ओमेगा ऑफ, बेसिकली मैं इसको ओमेगा ऑफ एन राइट कर सकता हूँ, सॉरी ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। यानी मुझे पता नहीं है ग्रोथ रेट क्या है लेकिन मैंने इसका ग्रोथ रेट फाइंड करना है। तो लेट्स से मेरे पास जो एफ ऑफ एन है बेटा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 4। मैं ये एफ ऑफ एन सपोज कर रहा हूँ और मैंने प्रूफ करना है कि इस एफ ऑफ एन के साथ मैं अगर ओमेगा यूज करना चाहूँ तो फिर मेरा जी ऑफ एन क्या होगा। तो जैसा कि आपने अभी डेफिनेशन में देखा कि अगर आपको ये प्रूफ करना है तो फिर एक्चुअली में आपको एक ऐसा सी और एन नॉट फाइंड करना होगा जिसके ऊपर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करें कि आपका एफ ऑफ एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा सी डॉट जी ऑफ एन, और फिर आपने बताना है कि ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ एन नॉट ये आपका जो है वो ट्रू करेगा। अब एफ ऑफ एन मेरे पास क्या है 2n प्लस 4, और यहाँ पे बेटा मैंने अब दोबारा से वही काम करना है, मैंने एक सी ड्राइव करना है और मैंने एक जी ऑफ एन जो है वो सपोज करना है। लेकिन ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा
हमारी लेफ्ट साइड से ये वाली साइड जो है वो ग्रेटर रहनी चाहिए। तो मैं क्या सपोज कर सकता हूँ, मैं कोई भी वैल्यू सपोज ऐसी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे C1 सपोज कर लिया बेटा, और g ऑफ n मैंने यहाँ पे n सपोज कर लिया, और मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, तो n की वो तमाम वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होंगी, यानी n को आप हमेशा आप 0 से ग्रेटर की फॉर्म में सपोज करेंगे, तो आपके पास मैंने ये जो c और g ऑफ n दिया इसके ऊपर ये कंडीशन ट्रू रहेगी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 1 पुट करूंगा तो मेरी लेफ्ट साइड बनेगी 2 + 4 यानी कि 6, और मेरी राइट साइड क्या बनेगी 1। इसका मतलब है कि मैंने सही कंडीशन राइट की है। इसी तरह जब मैं वैल्यू 2 सपोज करूंगा n की, तो ये मेरे पास राइट साइड बन जाएगी बेटा, जो लेफ्ट साइड है वो बन जाएगी 8, और राइट साइड में मेरे पास बनेगी 2। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे n 2 से मल्टीप्लाई होके +4 हो रहा है, और यहाँ पे n सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन कि मेरी ये वाली साइड जो है हमेशा ट्रू रहेगी, ये मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा g ऑफ n। मैंने क्या फाइंड किया बेटा, g ऑफ n मैंने n फाइंड किया। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे अब 1 और n की जगह क्या मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ? यस, मैं 1 की जगह कुछ और लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं n की जगह पे, लेट्स से मैं यहाँ पे 1 की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे नहीं, 1 की जगह पे भी हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकेंगे, लेट्स से 2 कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ +4 आ रहा है, यहाँ पे 1 की जगह मैंने 2 रिप्लेस कर दिया, तो अब भी ये वाली साइड मेरी यहाँ पे हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे 2n + 4 हो रहा है, तो वो +4 हमेशा उस वैल्यू को 4 के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाता रहेगा, और सिर्फ यहाँ पे 2n है। अच्छा, अब अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2n नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 के साथ n² लिख देता हूँ। अब क्या ये बात ठीक होगी मेरी, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मैं जिन नीचे कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है? अगर आप देखें तो n की हो सकता है कि n की कुछ वैल्यूज के ऊपर ये मेरी जो लेफ्ट साइड है ये अपने आप को ग्रेटर प्रूफ करती रहे, लेकिन एक खास लिमिट के बाद जब मैं n की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो मेरा n² है ये राइट साइड को ज्यादा तेजी से बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब 1 सपोज करूँ यहाँ पे, तो ये तो 6 ही आएगा और ये 1 नहीं आएगा। जब n की वैल्यू 2 सपोज करूंगा मैं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 2 सपोज करने पे मेरे पास ये यहाँ पे आ जाएगा 8, और अगर आप वहाँ पे 2 देखें तो 2 की पावर 2 आपके पास वहाँ पे आ रही है 4। दैट मीन कि अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। अगर आप 3 सपोज करेंगे तो 3 2 आपके पास 6 + 4 10 आ जाएगा बेटा, और अगर आप उस साइड को देखेंगे तो 3 की पावर 2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वो 9 आ जाएगा। अभी तक ये बात ठीक चल रही है। अब अगली वैल्यू लेके आते हैं जो कि हमारे पास लेट से 4 है। अगर आप 4 को सपोज करेंगे तो 4 2 8 + 4 आप 4 2 8 + 4 आपके पास यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन जब आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे बेटा आपके पास क्या आंसर आएगा, 16 आंसर आ जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई है। अच्छा, अगर आप अब n की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 12 आप कोई भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपकी ये कंडीशन हमेशा के लिए फॉल्स रहेगी। इसका मतलब है कि मैं अपने f ऑफ n के लिए कभी भी ओमेगा ऑफ n³ जो है वो सपोज नहीं कर, n² सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई ऐसा c है, ना ही कोई ऐसा n0 है जो कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकेगा। यानी अगर आप f ऑफ n को देखेंगे ना, तो आपका f ऑफ n एक लीनियर फंक्शन है। f ऑफ n एक लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है कि बेटा ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअली। ठीक हो गया, तो ओमेगा लोअर बाउंड है, तो या तो आप ओमेगा के साथ आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, या तो आप ये यूज कर लें या आप यहाँ पे यूज कर लें, क्योंकि ओमेगा का मतलब क्या है, या तो कॉस्ट यही है जब आप मैं इसके लिए मैंने g ऑफ n डिफाइन किया, या इसके पीछे कहीं एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा लॉग ऑफ n लिख दूं ना, तो ये बात ठीक होगी। फिर इसके लिए मैं एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव कर सकता हूँ जो कि हमेशा उससे ग्रेटर देन रहेगी। यानी अगर मैं ओमेगा लॉग ऑफ n लिख दूंगा तो ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n लिख दूंगा तो ठीक है, कांस्टेंट लिख दूंगा तो ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी मैं इस फंक्शन के लिए फंक्शन चेंज कर दूं तो बात अलग है, लेकिन इस फंक्शन के लिए मैं इनमें से किसी के साथ भी ओमेगा की टर्म जो है वो यूज नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, इसी तरह हमारे पास फाइनली एक ही चेंज है सिर्फ,
एफ ऑफ एन ऊपर चला गया, सी जी ऑफ एन जो है वो नीचे आ चुका है। अगेन बेटा वही एक प्रूफ दिया गया है कि आप प्रूफ करें कि ये आपके पास एफ ऑफ एन है, तो और आपने ये जी ऑफ एन यहाँ पे आपको दिया गया है एन की फॉर्म में, तो आप क्या इसके साथ ओमेगा राइट कर सकते हैं, यानी आपने अगेन बताना है कि ऑन व्हिच वैल्यू ऑफ सी एंड एन नॉट ये कंडीशन जो है ये ट्रू होल्ड करेगी। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो आपने यहाँ पे सी ऑफ एन यहाँ पे अपना सी जी ऑफ एन लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एन प्रूफ करना है। एफ ऑफ एन क्या है बेटा, आपके पास 5n का स्क्वायर है। आपने बताना है कि सी की वैल्यू कौन सी है और जी ऑफ एन कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पे जी ऑफ एन की जगह सपोज किया गया है 5 को, और सी की जगह सपोज किया गया 5 को, और जी ऑफ एन की जगह सपोज किया गया एन को। तो 5 ऑफ एन जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा 5n स्क्वायर के साथ। तो ये बात ठीक है, क्योंकि एन फंक्शन बेसिकली स्क्वायर का फंक्शन है, और हम उसके साथ जो ओमेगा है वो एन लगा रहे हैं, तो वो लोअर टर्म में इसको राइटली प्रूफ कर देगा। लेकिन आपने बताना क्या है कि आप सी की कौन सी वैल्यू सपोज कर रहे हैं, एन नॉट की वैल्यू कौन सी सपोज कर रहे हैं आप। जी ऑफ एन यहाँ पे बेटा आपको गिवन है। सिमिलरली ये आपसे आपको वो प्रैक्टिस से क्वेश्चन दिया गया आपको, और एक अगेन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया आपको। अब फाइनल बात करते हैं बेटा थीटा नोटेशन की। थीटा नोटेशन में हमारे पास बेटा कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, थीटा नोटेशन के लिए हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है कि देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एन जिसके अंदर 3 कांस्टेंट हैं। पहले सिर्फ 2 कांस्टेंट थे, एक सी था और एक एन नॉट था, लेकिन अब 3 कांस्टेंट है, एक C1 C2 एंड एन नॉट, सच दैट उसके लिए क्या इक्वेशन आपने ट्रू करनी है बेटा कि आपका एक C1 G ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू F9 होगा, और एक C2 G ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू F9 होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं एग्जैक्ट बाउंड। यानी मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि ये ही वो फंक्शन है, यानी मैं इसके लिए ना तो अब लोअर की तरफ जाऊंगा ना मैं ग्रेटर की तरफ जाऊंगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, और अगर आप आपके अंदर इतनी मैथ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, तो आप देखें कि यहाँ पे एफ ऑफ एन जो है वो टाइटली बाउंड है यहाँ पे। अच्छा, अब अगेन इसको समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। अब इसी के ऊपर ही हम ट्राई करते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास यही बेटा एफ ऑफ एन है 2n+4, और मैंने इसके लिए अब यहाँ पे फाइंड करना है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन, यानी मैंने ग्रोथ रेट फाइंड करना है। किस ग्रोथ रेट के साथ एफ ऑफ एन मैं सपोज कर लेता हूँ, से मैं एफ ऑफ एन सपोज कर लेता हूँ 4n की पावर n स्क्वायर प्लस 3n+2, और मैंने इसको प्रूफ करना है कि इस एफ ऑफ एन के लिए मैं कौन सा ग्रोथ रेट फंक्शन जो है उसके साथ मैं थीटा राइट कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है, मेरे पास 2 कांस्टेंट हैं, एक है C1 डॉट जी ऑफ एन, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा बेटा किसके साथ, एफ ऑफ एन के साथ। और मेरे पास एक और फंक्शन है ग्रोथ रेट का जो कि जिसमें C2 है, और इसके अंदर भी एक जी ऑफ एन है। फिर मुझे बताना है कि एन नॉट की कौन सी वैल्यूज के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अब एफ ऑफ एन तो मुझे पता है बेटा, एफ ऑफ एन मेरे पास क्या है यहाँ पे 4n की पावर 2 प्लस 3n+2। अब पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी टर्म यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जिससे ये हमेशा ग्रेटर इक्वल हो। तो अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो बेसिकली हमने सिंपल यहाँ पे अगर मैं ये डिफाइन कर दूँ C1 में यहाँ पे 1 डिफाइन कर दूँ क्योंकि वहाँ पे 4 आ रहा है, और जी ऑफ एन की जगह मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ फॉर एग्जांपल n स्क्वायर। अगर आप देखें
मैं यहाँ पे n स्क्वायर की जगह n भी कर देता तो भी ठीक होता, दैट्स फाइन, लेकिन मैंने क्लोज टू लगा दिया यहाँ पे। ये क्लोज टू मैं लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बेसिकली 4 यूज कर लेता हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 4n आ रहा है प्लस 3n आ रहा है प्लस 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ 4n सपोज किया है, 4n का स्क्वायर सपोज कर लिया, यानी c1 मेरा 4 है और g ऑफ n मेरा जो है वो n स्क्वायर है, क्योंकि ये टर्म्स इक्वल होती रहेंगी और ये प्लस जो है ये हमेशा इसको ग्रेटर फॉर्म में लेके चलते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जगह मैं और भी बहुत सारी चीजें, यानी मैं log n भी लिख देता, नहीं log n मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता था, उसकी रीजन ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पहले मुझे इसका इस वाली साइड भी डिफाइन करनी है। मैंने इसकी इस वाली साइड क्या डिफाइन करूं, अब यहाँ पे एक तो C2 डिफाइन करना है, g ऑफ n मैं डिफाइन कर चुका हूँ अपना ऑलरेडी, क्योंकि देखें यहाँ पे भी g ऑफ n है, यहाँ पे भी g ऑफ n है, तो जो g ऑफ n मैंने यहाँ पे लिया है वो g ऑफ n मैंने वही यहाँ पे लेना है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कांस्टेंट मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो कांस्टेंट राइट करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आप इनके कोफिशिएंट को प्लस कर दे, बस 4 + 3 + 2, तो यहाँ पे अगर आप 9n स्क्वायर लिख देंगे तो ये आपका ऐसा C2 होगा जो हमेशा इसको हमेशा इससे ग्रेटर रखेगा। अब फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, इसके ऊपर बेटा ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी अगर आप n की वैल्यू 1 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक कोई भी अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे ना, तो ये वाली साइड हमेशा इस f ऑफ n से लोअर रहेगी, यानी f ऑफ n हमेशा अपनी लेफ्ट से ग्रेटर रहेगा और हमेशा अपने राइट से स्मॉलर रहेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको n की वैल्यू 10, 20, 100, 1000 कोई भी सपोज कर लें, आपको हमेशा ये ट्रू मिलेगी। इसका मतलब है कि मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे ये जो f ऑफ n है बेसिकली इज इक्वल टू है थीटा g ऑफ n। बेटा मैंने क्या सपोज किया, मैंने यहाँ पे n का स्क्वायर सपोज किया है, तो मैं राइट कर सकता हूँ f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, तो ये मेरी बात जो है मेरी ट्रू होगी, ये बात मेरी ठीक होगी। अच्छा, जैसे मैं प्रीवियसली देख रहा था कि मैं n स्क्वायर की जगह log n और n स्क्वायर की जगह n क्यूब कुछ भी यूज कर रहा था, क्या अब भी मैं यूज कर सकता हूँ? तो बेटा नहीं, अब मैं यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं n स्क्वायर की जगह यहाँ पे n क्यूब यूज करूंगा, अगर मैंने इधर भी n क्यूब यूज किया तो मुझे इधर भी n क्यूब यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये वाली साइड ट्रू होती रहेगी, लेकिन अब ये वाली साइड कभी भी ट्रू नहीं होगी, यानी n की एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे n क्यूब आ चुका है और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो ये एक टाइम के बाद उसको बीट कर देगा और ये ग्रेटर फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं n क्यूब की जगह यहाँ पे log n यूज कर सकता हूँ बेटा? तो ये ट्रू हो गया, लेकिन जब मैं इधर भी log n यूज करूंगा तो ये फॉल्स हो गया, यानी वो वाली साइड तो जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, वो लोअर हो जाएगी, लेकिन ये वाली साइड ग्रेटर अपने आप को नहीं रख पाएगी, क्योंकि log n स्मॉल चेंज है, n स्क्वायर एक ग्रेटर चेंज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिवाय n स्क्वायर के मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। इसका मतलब है कि यही इसका एग्जैक्टली बाउंड है, ना मैं इससे ऊपर कहीं बता सकता हूँ कॉस्ट, ना इससे कहीं नीचे बता सकता हूँ। अगर आप फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो